हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के भूगोल का पहला अध्याय संसाधन। ठीक है, तो हम आज पढ़ाएंगे आपको संसाधन। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं संसाधन के बारे में। आप अपने कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ये संसाधन इतनी बड़ी बृहद रूप है इनका कि इनकी पढ़ाई बहुत हाई लेवल तक होती रहती है, जो 8 से शुरू होता है, 9, 10, 11, 12 तक चलती ही रहती है। तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं संसाधन। तो पहला है संसाधन, रिसोर्स। संसाधन क्या है? व्हाट इज रिसोर्स? तो संसाधन हम उसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनकी परिभाषा है कि संसाधन हम उसे कहते हैं मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सभी हमारे संसाधन हैं। ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो सभी हमारे संसाधन हैं। जैसे कि क्या हो गया, मानव अपने आवश्यकताओं क्या क्या लेगा, जैसे कि पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, जितनी भी चीज़ें हैं, पहाड़, ठीक है, लकड़ी, मोबाइल, टेलीफोन, ये पेन भी एक हमारे संसाधन है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मानव अपनी आवश्यकताओं को जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा वो सभी हमारे संसाधन कहलाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया रिसोर्स, संसाधन। अब इसके देख लेते हैं आगे जाके कि इसके 3 प्रकार हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, इसके 3 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन, तीसरा है आपका मानवकृत संसाधन। इसको आप मानव निर्मित संसाधन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है। तो आप पहले में आ जाते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन ये है प्राकृतिक में पाए जाने वाले, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक में पाए जाने वाले जितनी भी चीजें हैं वो सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि भूमि, मिट्टी, जल, वायु, पानी, ठीक है, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, अभ्रक, जितनी भी चीजें हैं, कोयला, ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। वैसे प्राकृतिक संसाधन का काफी बृहद रूप है, आप यहाँ भी देख पा रहे हैं। इसको हम आगे बताएंगे क्लियर से। ठीक है, पहले जान लेते हैं प्राकृतिक संसाधन जो है ये हमारे, इसका बृहद रूप है, ये बहुत बृहद है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले जितनी भी चीजें सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन है। एक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं मानव संसाधन। ठीक है, तो मानव संसाधन क्या है? तो मानव संसाधन जो है ये एक ऐसी चीज है, मानव संसाधन, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, मानव जो है क्या करता है, अपने बुद्धि और कौशल से जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करता है वो हमारे मानव संसाधन कहलाते हैं। मानव अपने बुद्धि और कौशल से क्या क्या इस्तेमाल करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, रेलगाड़ी बना लेगा, ठीक है, वो जहाज बना लेगा, मोबाइल बना लेगा। तो जिन जिन चीजों को मानव अपने बुद्धि और कौशल से विकास करके बनाएगा वो सारे चीज क्या होंगे, मानव संसाधन होंगे। वैसे मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि बिना मानव का तो कुछ संसाधन ही नहीं है, जो जहां वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मानव के बिना यही एक हमारे अंतिम संसाधन है। मानव संसाधन हमारे अंतिम संसाधन है। मानव रहेगा तो संसाधन है, नहीं तो नहीं है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मानव संसाधन, मानव हमारा संसाधन है। मानव अपने बुद्धि और कौशल से, इसका ये डिफिनेशन मान लेते हैं कि मानव अपने बुद्धि और कौशल से जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, अपने लायक बनाता है, वो हमारे मानव संसाधन है। जैसे रेलगाड़ियाँ, टीवी, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये सभी हमारे मानव संसाधन में आ गए। ठीक है, और इसके बाद है हमारा मानवकृत संसाधन। ठीक है, आपका ये हो गया प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। अब आ गया मानवकृत या मानव निर्मित संसाधन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मानव अपने बुद्धि से, इसमें क्या होता है, बुद्धि से नहीं करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, अपने श्रम से। मानव अपने श्रम से, अपने मेहनत से जिन चीजों को बनाएगा, ठीक है, जिन चीजों का निर्माण करेगा वो हमारे कहलाएंगे मानवकृत संसाधन। जैसे क्या करेगा, वो मकान बनाएगा, कार्यालय बनाएगा, हवाई अड्डा बनाएगा, पुल बनाएगा, विद्यालय बनाएगा, घर बनाएगा। इन सब में उन्होंने क्या किया, अपने मेहनत को लगाया, अपने श्रम को खर्चा किया, एक एक ईंटे को जोड़ा और तब इनका निर्माण कराया। यानी मेहनत का इस्तेमाल, कोई बुद्धि का इस्तेमाल, कौशल का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ।
तो ये हो जाएगा हमारा मानवकृत संसाधन। ठीक है, मानव अपने सर्व से मेहनत से जिन चीज़ों का विकास, जिन चीज़ों को बनाता है वो हमारे मानव निर्मित संसाधन, मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। ये तीनों क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। ये काफी बड़े रूप है इनका, आप देख रहे हैं। ठीक है, पहले का प्राकृतिक संसाधन का 5 प्रकार है कुल। ठीक है, इनके 5 प्रकार है। पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे, तीसरा है उपलब्धता के आधार पे, चौथा है वितरण के आधार पे, पांचवा है आपका स्वामित्व के आधार पे। तो पहला हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला देख लेते हैं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। तो विकास और उपयोग की दृष्टि से आपका वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन है। तो जान लेंगे कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक संसाधन वैसी संसाधन जो संसाधन हमारे पास वास्तव में है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कहीं खुदाई के लिए पठार में गए, जाते हैं वैज्ञानिक लोग। ठीक है, तो वो लोग जाते हैं और उस जगह खुदाई कर लेते हैं। खुदाई, उसको पता है कि उस जगह पे सोना निकलेगा और उस सोने को निकाल के अपने उपयोग में ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन अपने उपयोग में लाता है और वो इसका इस्तेमाल करता है। पेट्रोल समुद्र से निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, मानव अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, वो हमारे वास्तविक संसाधन है। ठीक है, इस तरह से कोयला निकाल लेता है कोयला खान से। तो ये सभी हमारे वास्तविक संसाधन कहलाएंगे, जो वास्तव में है। 10 कुंटल 15 कुंटल कुछ भी वास्तव में है और उसका हम निकाल के इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हो गया वास्तविक संसाधन जिसका हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी उस जगह से उस चीज को निकाल के, यानी सोना को निकाल के पठारी क्षेत्र से खुदाई करके उनका अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारा वास्तव में अभी है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक संसाधन। और संभाव्य संसाधन में आते हैं जिनका इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं। भविष्य में जिसका इस्तेमाल हम कभी अपने लिए, मानव खुद के लिए कर सकता है, फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है दोस्तों, फिलहाल उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी भविष्य में हो सकता है। जैसे कि थोरियम, यूरेनियम, इनका इस्तेमाल फिलहाल नहीं करेंगे, भविष्य में इनकी इस्तेमाल होगी और तब करेंगे। फिलहाल ये हमारे थोरियम और यूरेनियम संभाव्य संसाधन में आएंगे। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सूर्य भी संभाव्य संसाधन में थे। ठीक है, सूर्य हमारा संभाव्य संसाधन था क्योंकि सूर्य का कुछ इस्तेमाल नहीं था। ठीक है, लेकिन बाद में सूर्य का क्या किया गया, सूर्य आ गया वास्तविक संसाधन में। कैसे? क्योंकि सूर्य का हम इस्तेमाल सौर ऊर्जा से बैटरी में स्टोर करके उसका हम बिजली बना रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, मानव अपने इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या हो गया, वास्तविक संसाधन में आ गया। लेकिन पहले वो संभाव्य संसाधन में थे। तो यानी कि अभी जो संभाव्य संसाधन में भविष्य में आने वाले दिनों में उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसी संसाधन जिसका भविष्य में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सभी संभाव्य संसाधन है। ये क्लियर हो गया। अब उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैव संसाधन, जो संसाधन हमें जीवों से, ठीक है, जैव यानी जैव से हुआ, जैसे कि प्राप्त होता है। जैसे कि जैव संसाधन क्या हो जाएगा, जैविक में मिलता है, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक है, हवा हो गया। ठीक है, ये सारे चीज क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन। ठीक है, ये सारे चीज जैव संसाधन में आ जाएंगे। पेड़ पौधे, सूर्य, ठीक है, ये सारे चीज हमारे जैव संसाधन में आ जाएंगे। और अजैव संसाधन में आते हैं। अजैव संसाधन वैसे जन संसाधन, ठीक है, जो संसाधन हमें जैविक नहीं है, जैसे कि जमीन के अंदर खुदाई करने से मिलेगा सोना, चांदी, अब्रक, कोयला। ठीक है, ये सब अजैव संसाधन कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। तो आगे आते हैं उपलब्धता के आधार पर। आपका हो गया ये उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं, वैसे संसाधन को कहते हैं जो संसाधन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय कर सकते हैं। ठीक है, नवीकरणीय बना सकते हैं। जैसे कि पानी, ठीक है, पानी बना सकते हैं, हवा, पवन बना, पेड़ पौधे लगा देंगे तो हमारा पवन हवा भी बन जाएगा। तो जिनका नवीकरणीय किया जा सके, पानी, हवा, ठीक है, पेड़ पौधे, इन सब चीजों को नवीकरणीय किया जा सकता है। तो ये हमारे नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे, कहलाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अनवीकरणीय संसाधन।
वैसे संसाधन जिसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका नवीकरणीय नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि अब निकाल लिए सोना खान से, कोयला निकाल लिए, उसको कोयला और सोना जो हम खान से पठारी क्षेत्र से निकालते हैं उसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है, वो नवीकरणीय नहीं रहती है क्योंकि दोबारा वो बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे हमें। जो फिर से निर्माण हो सके नवीकरणीय संसाधन जिसका पूर्ति होने में लाखों वर्ष लग जाता है, वो अनवीकरणीय संसाधन, हजारों करोड़ लाखों वर्ष लग जाएगा, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं वितरण के आधार पे। तो वितरण के आधार पे आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन उसे कहते हैं जो सभी जगह उपलब्ध है, हर जगह हमारा मिल जाएंगे। तो सोचो दोस्तों क्या क्या मिलेंगे मेरे को हर जगह, पानी हर जगह मिल जाएगा, मिट्टी हर जगह मिल जाएगा, जमीन हर जगह मिल जाएगा। तो जो हर जगह हर क्षेत्र पर उपलब्ध है वो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाएंगे। अब स्थानीय संसाधन, स्थानीय संसाधन वैसे संसाधन है जो हमें किसी क्षेत्र में मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पहाड़ मिलते हैं दूसरी जगह पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पाया जाता है, जैसे एक जगह पे कहीं यूरेनियम मिल गया, दूसरी जगह पे वो यूरेनियम नहीं मिलेगा, वो किसी एक क्षेत्र पे ही मिलते हैं, तो स्थानीय संसाधन कहलाएंगे। किसी एक क्षेत्र पे सब जगह नहीं मिले, कुछ क्षेत्रों पर मिलने वाली चीजें। ठीक है दोस्तों, कुछ चीजों पे मिलने वाले संसाधन स्थानीय संसाधन कहलाएंगे। और जो सभी जगह उपलब्ध है, पेड़ है, पौधे है, नदी है, तालाब है, ठीक है, आपका मिट्टी है, ये सभी हर जगह उपलब्ध है, इसीलिए ये सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाएंगे। आगे आते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब मालिक के आधार पे, आप जान रहे हैं, यानी मालिक के आधार पे, यानी कि भूमि का जो चीज भी होगा उसका ये मालिक के आधार पे, यानी स्वामित्व के आधार पे हम देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। इसके 3 प्रकार है। पहला है निजी संसाधन, दूसरा राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो निजी संसाधन जैसा आप देख रहे हैं, कोई आदमी किसी चीज का स्वामित्व बोला यानी मालिक होगा, तो निजी संसाधन में क्या होगा, वो जैसे तालाब का मालिक हो सकता है, तालाब का मालिक होगा, वो क्या करेगा, जमीन का मालिक होगा, कोई भूमि है, कहीं बड़ा सा खेत है उनका है, वो अपना कर रहा है, वो अपने खेत का मालिक होगा, तो वो उनका निजी संसाधन है, खुद का, किसी और का नहीं, वो खुद उस जमीन का मालिक है। तो ये निजी संसाधन उसी में आएगा जिसका खुद एक मानव मालिक है। ठीक है, वो खुद का उनका जमीन है, खुद का पोखर है, खुद का तालाब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा निजी संसाधन। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, यानी जिस राष्ट्र के चीज है, जैसे भारत देश में भारत राष्ट्र का जो चीज है वो भारत के राष्ट्र का हो जाएगा, हमारे देश का हो जाएगा। ये राष्ट्रीय चीज जो जिसका मालिक एक देश होता है, एक राष्ट्र होता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहला जाएंगे। एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसमें कि समुद्र तल से, कहीं समुद्र में चले जाएंगे, भारत में भी समुद्र तल से 200 किलोमीटर की दूरी पे जितना क्षेत्र है वो हमारे अंदर आएगा। उसमें सब चीज, जितने भी चीजों को निकाल के उसका इस्तेमाल मानव अपने लिए खुद के लिए कर सकेगा। लेकिन यदि वो 200 किलोमीटर से आगे चले जाएंगे तो उसका मालिक वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा। भारत देश से हो सकता है अमेरिका देश में चला जाए, अफ्रीका देश में चला जाए, दूसरे देश में चला जाए, तो वो उस क्षेत्र का मालिक होगा। वहाँ से मछलियाँ निकालने के लिए या कुछ भी करने के लिए हमें वहाँ जाने के लिए उनसे परमिशन हमें लेना होगा उस देश से। तो यही हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, वो हो सकता है कि हम अभी गए समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर और वहाँ पे पेट्रोल निकल गया 200 किलोमीटर दूरी के बाद पे, तो वो हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा। हम भारत के जितने सरकार है, भारतीय सरकार उस तेल को नहीं ले पाएंगे, वो उस देश की सरकार ले जाएंगे। यदि आपने खोजा है तो आप दूसरे देश से, हो सकता है अमेरिका के पास निकल गया, तो वो क्या करेंगे, उनसे हम परमिशन लेंगे। यदि वो परमिशन देते हैं तो हम उसको ले सकते हैं, नहीं तो उस देश का वो हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, अपने देश से बाहर। तो दोस्तों यही था हमारा आज कक्षा 8 का भूगोल का। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे, मुझे और आगे पढ़ाने के लिए, यदि आप चाहें कि हम और आगे पढ़ाएं 9th 10th 11th 12 जिसकी भी तैयारी करवाना चाहे हम करवाएं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और ये जो पढ़ाई संसाधन, ये इसका काफ़ी बृहद रूप है, काफ़ी बड़ा रूप है। यदि आपको इसमें कुछ त्रुटि या कुछ लगती है कि कुछ प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप उसका आपको जवाब देंगे। तो ठीक है, इसकी पढ़ाई 9th 10th तक कंपटीशन लेवल तक होती है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।